अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फरहाद। तो एनेस्थीसिया एकेडमी में आज हमारा मौजू है चैप्टर 17 एडजंक्ट्स टू एनेस्थीसिया। देखिए, ये वो दवाइयां और तकनीकें हैं जो हमारे बुनियादी एनेस्थेटिक्स के साथ मिलकर एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की टूल किट बनाती हैं। और ये सिर्फ कोई इजाफी चीज़ें नहीं हैं, नहीं, बल्कि ये मरीज की सेफ्टी, उसके आराम और बेहतरीन सर्जिकल आउटकम को यकीनी बनाने की एक पूरी स्ट्रैटेजी है। अच्छा, तो इस चैप्टर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम अपनी टूल किट पर एक नज़र डालेंगे, फिर प्री ऑपरेटिव रिस्क, खासतौर पर एस्पिरेशन से कैसे बचना है, इस पर बात होगी। इसके बाद पेन और PONV को कैसे मैनेज करना है ये देखेंगे, फिर कुछ एडवांस्ड सेडेशन एजेंट्स पर आएंगे और आखिर में रिवर्सल एजेंट्स यानी हमारे सेफ्टी नेट पर बात करेंगे। चलें सबसे पहले और सबसे अहम मौजू से शुरू करते हैं, प्री ऑपरेटिव रिस्क को कम करना। यहाँ हमारा सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा चैलेंज मरीज को एस्पिरेशन निमोनिया से बचाना है, जो सच में एनेस्थेसिया की सबसे खतरनाक और खौफनाक कॉम्प्लिकेशंस में से एक है। तो सवाल यह है कि वो कौन से दो अहम नंबर्स हैं, वो कौन से क्लिनिकल फिगर्स हैं जो हमें बताते हैं कि एस्पिरेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये दो नंबर सिर्फ इम्तिहानात के लिए नहीं, बल्कि रोज़ाना की क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए हर वक्त जहन में रहने चाहिए। पहला नंबर है 25 मिलीलीटर से ज़्यादा, यानी अगर मैदे में मौजूद मवाद का वॉल्यूम 25 ml से ज़्यादा है तो ये फेफड़ों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सोचें, इतना मवाद अगर सांस की नाली में चला जाए तो कितना शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। इसे कहते हैं वॉल्यूम रिस्क। और दूसरा नंबर pH का 2.5 से कम होना। ये इंतहाई तेजाबियत की अलामत है। जब इतना एसिडिक मवाद फेफड़ों में जाता है ना, तो वो शदीद केमिकल न्यूमोनाइटिस करता है। इन दोनों नंबर्स को मिलाकर मेंडलसन सिंड्रोम के क्राइटेरिया के तौर पर जाना जाता है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि किन मरीजों में ये रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। इसमें मोटापे के मरीज़ हैं, हामला खवातीन हैं जिनमें हार्मोनल चेंजेस और यूट्रस का प्रेशर दोनों वजह बनते हैं, और फिर GERD यानी गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के मरीज़। जाहिर है, इमरजेंसी सर्जरीज, आंतों में रुकावट या अगर एनेस्थीसिया की गहराई कम हो, ये सब भी रिस्क को बहुत बढ़ा देते हैं। इस रिस्क से निपटने के लिए हमारे पास कई फार्माकोलॉजिकल ऑप्शंस हैं। इस टेबल में सबसे अहम चीज़ ये समझना है कि कौन सी दवा कब इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई इमरजेंसी केस है और फौरन मैदे की तेजाबियत को न्यूट्रलाइज करना है, तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन सोडियम साइट्रेट है, क्योंकि उसका असर मिनटों में शुरू हो जाता है। जबकि एक इलेक्टिव केस में रेनिटिडीन या ओमेप्रोजोल जैसे एजेंट्स पहले से दिए जा सकते हैं। लेकिन एक मिनट, प्रोकाइनेटिक्स जैसे मेटोक्लोप्रामाइड इस्तेमाल करने से पहले एक बहुत अहम वार्निंग है। ये याद रखना ज़रूरी है कि ये एक डोपामीन यानी D2 एंटागोनिस्ट है और इसका सेंट्रल इफेक्ट एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स पैदा कर सकता है, जैसे डिस्टोनिया और एकाथीजिया। इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और सिर्फ खास सूरतों में ही करना चाहिए। ठीक है, तो हमने एयरवे को एस्पिरेशन से महफूज कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और मरीज के इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव कंफर्ट पर बात करते हैं। और यहाँ दो सबसे बड़े मसले सामने आते हैं, एक दर्द और दूसरा पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी PONV। ये डोंट चार्ट हमें साफ साफ बता रहा है कि PONV कोई सादा मसला नहीं है। इसकी कई वजूहात हैं। देखें, तकरीबन 40% रिस्क तो मरीज से जुड़े फैक्टर्स पर है, जैसे कि मरीज का फीमेल होना, नॉन स्मोकर होना या पहले PONV की हिस्ट्री होना। बाकी 60% एनेस्थेटिक और सर्जिकल फैक्टर्स पर मुनहसिर है। तो क्लिनिकल पॉइंट ये है कि हर मरीज का इनफरादी रिस्क स्कोर कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। PONV को मैनेज करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मैकेनिज्म वाली दवाइयाँ हैं। ओंडेंसिट्रॉन, जो एक 5-HT3 एंटागनिस्ट है, सबसे कॉमनली इस्तेमाल होती है। लेकिन इसके साथ QT प्रोलॉन्गेशन का रिस्क हमेशा जहन में रखना चाहिए, खासतौर पर अगर मरीज पहले से ही ऐसी दवाएं ले रहा हो जिनसे QT इंटरवल लंबा होता है। डेक्सामेथासोन को इंडक्शन पर देना एक ज़बरदस्त प्रोफाइलैक्टिक स्ट्रैटेजी है, लेकिन हाँ, डायबिटिक मरीजों में एहतियात ज़रूरी है। और अब बात ड्रोपीरिडोल की। इस पर जो ब्लैक बॉक्स वार्निंग है, इसे बहुत संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। ये वार्निंग जानलेवा अरिदमिया, खास तौर पर टुरसाड स्टेपॉइंट्स के रिस्क की वजह से दी गई है। अगर इसे इस्तेमाल करने का फैसला किया जाता है तो ECG मॉनिटरिंग लाजमी है, इसके बगैर बिल्कुल नहीं। आजकल के एनेस्थीसिया का एक बहुत अहम उसूल है मल्टी मॉडल ओपिएड्स स्पेयरिंग एनाल्जेसिया। मतलब हम ओपिएड्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहते हैं। क्यों? ताकि नाउजिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और गनूदगी जैसे साइड इफेक्ट से बचा जा सके। इसमें हमारे पास दो बड़े ऑप्शंस हैं,
केटोरोलेक, जो एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन ये प्लेटलेट्स को मुतासर करता है और गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ IV एसिटामिनोफेन है, जिसका इन दोनों पर कोई असर नहीं होता, लेकिन हाँ, ओवरडोज की सूरत में जिगर के लिए टॉक्सिक हो सकता है। चलें, अब एक बहुत ही जदीद और दिलचस्प क्लास की तरफ आते हैं, अल्फा-2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट्स। इनकी सबसे खास बात, सबसे यूनिक बात यह है कि ये सिडेशन भी देते हैं और एनाल्जीजिया भी, और ये सब कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कोई खास दबाव डाले बगैर। इस क्लास में 2 अहम दवाइयां हैं, क्लोनिडीन और डेक्समेडिटोमिडीन, और यहाँ जो की वर्ड है वो है सेलेक्टिविटी। डेक्समेडिटोमिडीन अल्फा-2 रिसेप्टर के लिए अल्फा-1 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव है, और इसी वजह से इसका सिडेटो एनाल्जेसिक प्रोफाइल बहुत क्लीन है। यही वजह है कि ये प्रोसीजरल सिडेशन और ICU में इतनी कारआमद है, जहां एक ऐसा मरीज चाहिए जो पुरसुकून भी हो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जगाया भी जा सके। ये जो लाइन है, ये डेक्समेडिटोमिन के यूनिक क्लिनिकल प्रोफाइल का बेहतरीन खुलासा है। ये सेडेशन, एनाल्जेसिया और सिम्पैथोलाइसिस देती है, वो भी बगैर किसी खास रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के। ये समझें कि ये एनेस्थीसिया का वो होली ग्रेल है जिसकी हमें हमेशा तलाश रहती है। एक पुरसुकून, दर्द से पाक मरीज जो जगाने पर जाग जाए और खुद से सांस भी ले रहा हो। ये एक लाजवाब कॉम्बिनेशन है। और अब आखिर में बात करते हैं हमारे सेफ्टी नेट की, यानी रिवर्सल एजेंट्स और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स। देखें, ताकतवर दवाइयां इस्तेमाल करने का इल्म अधूरा है अगर इनके असरात को रिवर्स करने का इल्म ना हो। ये क्लिनिकल प्रैक्टिस का सबसे अहम हिफाजती पहलू है। चलें, हमारे 2 मेन रिवर्सल एजेंट्स का मुवाजना करते हैं। एक तरफ है नैलोक्सोन, जो ओपियोइड्स के लिए है। ये इनका असर तो खत्म करता है, लेकिन इसका रिस्क ये है कि दर्द की कैफियत वापस आ जाती है, और साथ ही एक शदीद सिंपैथेटिक सर्ज होता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, और यहां तक कि पल्मोनरी एडिमा भी। दूसरी तरफ है फ्लोमाजनल, जो बेंजोडायाज़ेपिन्स के लिए है, लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा उन मरीजों में सीजर्स करवाना है जो लंबे अरसे से बेंजो इस्तेमाल कर रहे हों। निलॉक्सोन इस्तेमाल करने का एक सुनहरी उसूल है, यूज़ द मिनिमल इफेक्टिव डोज, यानी कम से कम मौसर डोज इस्तेमाल करनी है। मकसद क्या है? मकसद मरीज को पूरी तरह जगाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मकसद सिर्फ इतना है कि उसकी अपनी सांस बहाल हो जाए। 40 से 80 माइक्रोग्राम की छोटी छोटी बार बार दी जाने वाली डोजेज एक बड़ी डोज के मुकाबले में कई ज़्यादा महफूज और बेहतर हैं। अच्छा, अब एक और बहुत क्रिटिकल इमरजेंसी की बात करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, जिसे लास्ट कहते हैं। ये एक ऐसी इमरजेंसी है जो कोई भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट अपनी प्रैक्टिस में देखना नहीं चाहता, लेकिन इसके लिए हर वक्त तैयार रहना लाजमी है। ये तब होता है जब लोकल एनेस्थेटिक गलती से या ज़्यादा मिकदार में खून में चला जाए। लास्ट को मैनेज करने का ये एल्गोरिदम बिल्कुल जुबानी याद होना चाहिए। जैसी शक हो, पहला काम इंजेक्शन फौरन रोक दें, दूसरा मदद के लिए कॉल करें, और तीसरा ACLS प्रोटोकॉल शुरू कर दें। और यहाँ सबसे अहम, जिंदगी बचाने वाली चीज़ 20% इंट्रोलिपिड का इस्तेमाल है। ये एक लिपिड सिंक की तरह काम करता है और लोकल एनेस्थेटिक को टिश्यूज से बाहर निकाल लेता है। ठीक है, तो चलें अब इस पूरे चैप्टर के जो अहम क्लिनिकल पॉइंट्स हैं उनका खुलासा करते हैं। ये वो असूल हैं जो एक अच्छी एनेस्थेटिक टूलकिट की बुनियाद होने चाहिए। तो खुलासा ये है, सबसे पहले हाई रिस्क मरीजों में एस्पिरेशन से बचाव की स्ट्रैटेजीज पर पूरी कमांड होनी चाहिए। दूसरा, दर्द और PONV के लिए हमेशा मल्टी मॉडल अप्रोच इस्तेमाल करें। तीसरा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के बगैर सेडेशन के लिए अल्फा-2 एगोनिस्ट के फायदे को समझें। चौथा, अपने रिवर्सल एजेंट्स और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। और आखिर में हमेशा याद रखें, हर एजेंट एक टूल है, हर मरीज के लिए सही टूल का इंतखाब दानिशमंदी से करना है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, इस पूरी टूल किट को देखने के बाद वो कौन सा एक एरिया है जिसमें महारत हासिल करके मरीजों की देखभाल को फौरी तौर पर बेहतर बनाया जा सकता है? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा और अपनी लर्निंग को इसी सिम्त में आगे बढ़ाएं।